Hello everybody, my name is Sukim Khan, lecturer of biology. आज हम 12th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक से यूनिट से उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सभी यूनिटों के अंदर जो सबसे बेस्ट यूनिट है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का है, मार्क्स का है, वो है पादप कार्यकी, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट का पोर्शन है वो 9 नंबर का है और जो सेकंड का पोर्शन है वो 4 नंबर का। तो टोटल ये पादप कार्यकी की जो यूनिट है वो टोटल 14 नंबर की है। तो ये टोटल सिलेबस का यानी 56 नंबर में से जो 14 मार्क्स है यानी 25% कोर्स को ये कवर करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से इसको स्टडी करना है। बहुत अच्छे टॉपिक्स है, यदि ध्यान से कर लिया, सही तरीके कर लिया तो बहुत शानदार नंबर आते हैं, नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती। यदि आपने नहीं पढ़ा तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली, तो वो आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो। तो आप ध्यान से पढ़ना, एक एक टॉपिक्स को बहुत मज़ा आएगा, शानदार तरीके से पढ़ोगे, बहुत अच्छे नंबर, इसमें नंबर कटने की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं जो अपना प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है, वो आपका यूनिट है आरबीएससी के अंदर यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड आपका जो इसमें पोर्शन होता है यूनिट सेकेंड के अंदर वो होता है पादप कार्यकी फर्स्ट। पादप कार्यकी फर्स्ट है वो यूनिट सेकेंड का ये पोर्शन होता है। और ये यदि हम एमएम की बात करते हैं, मैक्सिमम मार्क की बात करते हैं, तो ये सर्वाधिक 9 नंबर की यूनिट होती है। बहुत अच्छी यूनिट है पादप कार्यकी फर्स्ट। तो इसमें हम लेसन देखते हैं। तो इसमें पहला लेसन है लेसन नंबर 5, जिसका नाम है पादप जल संबंध, यानी पादप एवं जल के मध्य जो इंटर रिलेशनशिप पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पादप जल संबंध कहा जाता है। तो ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड वाटर इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पेड़ पौधे मृदा से जल का अवशोषण करके अपनी समस्त जैविक क्रिया को चलाने का कार्य करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले पादप कार्यकी के बारे में बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में पादप कार्यकी, और इंग्लिश में से प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो हम देखते हैं। तो पादपों के शरीर में पाई जाने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पादप कार्यकी कहा जाता है। यानी पादपों के शरीर में, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के शरीर में पाई जाने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं वाइटल एक्शंस। वाइटल एक्शंस इसको कहा जाता है। यानी पादपों के शरीर में पाई जाने वाली जैविक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पादप कार्यकी कहा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब जैविक क्रियाएं क्या होती है, यानी कि जीवों के शरीर में या पादप के शरीर में पाई जाने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म पादपों के शरीर में पाई जाने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जैविक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे श्वसन, पाचन, जनन, गति, गमन, उत्सर्जन आदि। तो इन समस्त जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, इन समस्त जैविक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फादर की, यानी पादप कार्यकी का जनक। तो पादप कार्यकी का जो जनक है, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी,
तो पादप कारकी का जो जनक है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने पादप कारकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग करके समझाया जाता है, इसलिए स्टीफन हेल्स को क्या कहा जाता है, पादप कारकी का जनक कहा जाता है। यदि हम भारतीय पादप कारकी के बारे में देखते हैं, अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो भारतीय पादप कारकी का जो जनक होता है वो होता है सर जेसी बोस। सर जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कारकी का जनक है सर जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। तो ये हो गया अपना, यदि क्वेश्चन आ जाए तो हु द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, एंड यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारतीय पादप कारकी का जनक कौन है, तो क्या आएगा, सर जगदीश चंद्र बोस आ जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ टॉपिक आया उपापचयी क्रिया। एक टॉपिक आया अपने इधर देखिए, उपापचयी क्रिया। और उपापचयी क्रिया की मैंने आपको परिभाषा बता दी कि उपापचयी क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो पादपों के शरीर में पाई जाने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। तो पादपों के शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिक, एनाबोलिक एक्शन। क्या कहा जाता है, एनाबोलिक एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक एक्शन, कैटाबोलिक एक्शन इसको कहा जाता है। तो अपचयी क्रिया कितने प्रकार की होती है, पहली उपचयी क्रिया और दूसरी अपचयी क्रिया। अब हम परिभाषा देखते हैं, उपचयी क्रिया किसे कहते हैं, एनाबोलिक एक्शन किसे कहा जाता है। तो ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बड़े जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे A प्लस बी, ये किस प्रकार के अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं। दोनों का योग हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, क्या बना ले, AB। तो ये किस प्रकार का अणु हुआ, जटिल अणु हुआ। तो ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर एक बड़े जटिल अणु का निर्माण कर लेता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उपचयी क्रिया कहा जाता है, एनाबोलिक क्रिया कहा जाता है। तो उपचयी क्रिया का जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत, वो होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है उपचयी क्रिया का एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा किसे कहते हैं। इसके देखिए सरल परिभाषा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी परिभाषा है कि पेड़ पौधों में पाई जाने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसमें वे जड़ों के द्वारा या मूलों के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 से होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जिस विधि के द्वारा, जिस जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब हम अपने उपचयी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की समीकरण के द्वारा समझेंगे। यदि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखें तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, इधर सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, E इक्वल टू H न्यू। यहाँ H प्राज्ञातांक होता है, म्यू आवृत्ति होती है। इसके अलावा हमें किसकी आवश्यकता होगी, क्लोरोफिल वर्णक की आवश्यकता होगी। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक पेड़ पौधों में पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक ये कच्चे उत्पाद के रूप में भी कार्य करते हैं। अब क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6H2O और 6O2, और O2 है वायुमंडल में चल जाएगी किसके रूप में, उप उत्पाद के रूप में, बायो प्रोडक्ट के रूप में
ये वायुमंडल में चली जाएगी बाय प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? 6U2 + 12H2O। अब इसके लिए रॉ मटेरियल में कच्चे पदार्थ के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके अलावा हरे रंग के क्लोरोफिल वर्ण की आवश्यकता होती है। और क्या बनाएंगे भोजन? ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 से होता है, प्लस H2O और उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? यहाँ जल निकलेगा। तो यहाँ देखिए समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु, ये सरल अणु है, सिंपल मॉलिक्यूल से, ये बहुत ही सरल अणु है। और इन सरल अणुओं ने आपस में मिलकर, आपस में कॉम्बिनेशन करके एक जटिल अणु किसका निर्माण कर लिया? ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। तो ये ग्लूकोज क्या आता है? जटिल। तो सेम अपनी अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि उपचय क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे सरल अणु, ये छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? किसी जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उपचय क्रिया कहा जाता है, एनाबॉलिक एक्शन कहा जाता है, जिसका एक्शन क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो ये किसका समीकरण हुआ आपके सामने? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हम समझ गए उपचय क्रिया किसे कहते हैं। अब मैंने उपापचय क्रिया का जो दूसरा भाग बताया, दूसरा पार्ट बताया, दूसरा हिस्सा बताया, वो कौन सा बताया मैंने आपको? अपचय क्रिया। तो ये उपचय क्रिया होगी, ये अपचय क्रिया। ठीक है, तो उपचय क्रिया में क्या होता है? छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़ते हैं, बड़े जटिल। तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, संश्लेषणात्मक अभिक्रिया होगी। तो उपचय क्रिया में जो स्थितिज ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो उपचय क्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया भी है और ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट होता है अपचय क्रिया। अपचय क्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैटाबोलिक एक्शन। कैटाबोलिक एक्शन इसको कहा जाता है। तो कैटाबोलिक, सी स्टार्ट और कट, कट मीन्स काटना या तोड़ना। ठीक है, तोड़ना, ब्रेकिंग करना। तो इसका अपोजिट, उपचय क्रिया का अपोजिट यानी विलोम उल्टा होता है, वो अपचय क्रिया, यानी ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई बड़ा जटिल अणु टूटकर, ये भी कोई बड़ा जटिल अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं में रूपांतरित हो जाता है, उनका निर्माण कर लेता है, तो उसे उपचय क्रिया कहा जाता है। तो ये विनाशकारी अभिक्रिया है। अपचय क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विनाशकारी अभिक्रिया होता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब यदि हम एग्जाम्पल देखें कि अपचय क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो जो अपचय क्रिया का उदाहरण होता है वो होता है शोषण। ठीक है, यदि वायु शोषण का समीकरण हम देखें तो C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6CO2 + 6H2O + 38 ATP ऊर्जा, या इसको कैलो कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ग्लूकोज किस प्रकार का अणु है? जटिल अणु। किस प्रकार का अणु हुआ? यहाँ जटिल अणु। और यह टूटकर CO2 + H2O, तो ये मैंने आपको पहले बताया किस प्रकार के अणु हो गए? ये सरल अणु हो गए। ठीक है, तो ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जटिल अणु टूटकर किसका निर्माण कर लेता है? छोटे छोटे सरल अणु का निर्माण कर लेता है, उसे अपचय क्रिया। क्योंकि इसमें कटिंग हो रहा है, टूट रहा है, बड़ा जटिल अणु कट रहा है, टूट रहा है छोटे छोटे सरल अणु में। क्योंकि इसमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का भी निष्कासन हो रहा है। आप देख रहे हो इधर 3 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल से अणु है, उसका निर्माण यहाँ हो रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है, उपचय क्रिया और अपचय क्रिया। ये इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। अब ये जैविक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं आपस में मिलकर पादप की जितनी भी जैविक क्रिया है उसे जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। यदि पादपों के संग उपापचय क्रिया अनुपस्थित होगी तो उसका जीवन संभव नहीं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है पादप जल संबंध के अंदर हम बात करते हैं जल, जल वाटर। ठीक है, तो देखिए हमारा यदि
शरीर होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। तो पंच तत्वों में से जल भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो कि जीवों के शरीर को या मनुष्य के शरीर को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। और जीवों की समस्त उपापचय क्रिया को चलाने के लिए जल अति आवश्यक होता है। यदि हम इसके भौतिक गुणों को देखें, इसके जैविक गुणों को देखें, रासायनिक गुणों को देखें, तो सबसे पहले देखिए जो जल का अणुसूत्र होता है, यदि हम इसके मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो जल का अणुसूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, तो जल एक ध्रुवीय विलायक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए जल का जो नेक्स्ट गुण होता है, अगला कैरेक्टर क्या होता है कि जल में किसी भी पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों को घोलने की क्षमता किसी अन्य पदार्थ या दूसरे पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए जो जल होता है उसे बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और सार्वत्रिक विलायक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जल क्या होता है, एक सार्वत्रिक विलायक होता है क्योंकि इसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। अब यदि इसके हम जमाव बिंदु को देखें तो जल का जो जमाव बिंदु होता है, जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। और इसका क्वथनांक बिंदु होता है, यानी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लग जाता है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान भी अधिक होता है। तो समस्त उपापचय क्रियाओं जैसे जो कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया संपन्न हो रही है, जीव द्रव्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो पादप शरीर में जल उपस्थित होने के कारण, क्योंकि पादप शरीर का अधिकांश भाग होता है वो जल के द्वारा निर्मित होता है, तो पादपों में तापांतर बहुत ही कम हो पाता है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बिल्कुल मेंटेन बना रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। उसका कारण क्या होता है, पादप शरीर के अंदर जल पाया जाता है। सामान्यतः पादपों का जो शरीर होता है उसमें जल की मात्रा लगभग ये 80 से लेकर 90% तक इसमें परसेंटेज तक उसमें पाई जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे पादप होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं, यानी जल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पादपों को क्या कहा जाता है, जलोद्भिद पादप कहा जाता है। जलोद्भिद पादप को इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी ऐसे पादप जो कि जल में अपना जीवन व्यापन करते हैं उन्हें जलोद्भिद पादप कहते हैं। जैसे हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, वुल्फिया आदि। यानी कि जलोद्भिद पादप होते हैं उसमें शरीर होता है, उनका जो जल शरीर होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 95%। यानी अधिकांश शरीर होता है वो जल के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो अगला जो अपना टॉपिक आता है हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपना टाइटल था, अपना जो यूनिट या चैप्टर का नाम था वो था पादप जल संबंध। पादप जल संबंध यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप किसे कहते हैं, पादप जल संबंध। यानी पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा भूमि पर स्थिर रहते हैं, तो जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भूमि से मूलों के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा जल ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पादप जल संबंध कहा जाता है, यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप कहा जाता है। यानी कि पादप जिस भी विधि के द्वारा, जिस भी प्रक्रिया के द्वारा, जिस भी भौतिक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मृदा में से जो जल का अवशोषण करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पादप जल संबंध कहा जाता है। तो जल किसके रूप में कार्य करता है, विलायक के रूप में कार्य करता है, सोलवेंट के रूप में कार्य कर देता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें विलयन। विलयन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो विलयन होता है, विलयन का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार के कंपोनेंट्स के द्वारा होता है, दो प्रकार के घटकों के द्वारा होता है। तो विलयन का जो पहला कंपोनेंट होता है वो घटक होता है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोलवेंट। ठीक है,
और दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है विलय, यानी कि सोल्यूट। यानी विलायक प्लस विलेय दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण कर देते हैं। अब विलायक किसे कहते हैं, यानी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। और जिसकी मात्रा कम होती है, मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे विलय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हम 500 ml जल ले लेते हैं, 500 ml जल ले लिया और इसमें मात्रा हमने 300 ग्राम, हमने इसमें क्या किया, 300 ग्राम NaCl यानी नमक मिला दिया, ठीक है। तो अब ये किसका घोल बन गया, नमक का घोल बन गया। नमक का इसे घोल के लो, चाहे नमक का इसे विलयन के लो। तो इसमें नमक के घोल में, नमक के विलयन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, जल की है, तो जल क्या कहलाएगा, यहाँ विलायक कहलाएगा। और मात्रा कम किसकी है, NaCl यानी नमक यानी साल्ट की मात्रा या कम होता है, तो नमक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। तो विलायक प्लस विलय जब दोनों का आपस में मिश्रण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलय की मात्रा के आधार पर सामान्यतः जो विलयन होता है, कॉमनली जनरली जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा होता है तनु विलयन। तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो पहला सांद्र विलयन होता है और दूसरा कौन सा होता है, तनु विलयन होता है। तो हम पहले बात करते हैं सांद्र विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय के मोलों की संख्या या विलय के अणुओं की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 500 ml सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज का अणुसूत्र C12H22O11। तो हमने 500 ml सुक्रोज ले लिया और इसे हमने 1000 ml H2O यानी जल में घोल दिया, ठीक है। तो यहाँ विलय के अणुओं की संख्या अधिक है, ज्यादा है, तो ये किस प्रकार का विलयन बन जाएगा, सांद्र विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलय के अणुओं की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। जैसे 1000 ml में से मात्र हमें 20 ग्राम सुक्रोज डाल देते हैं, तो ये सुक्रोज का पतला विलयन बन गया, तनु विलयन बन गया। तो विलयन कितने प्रकार का होता है, विलय के मोलों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार का, पहला सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन हो गया। आगे भी अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर विलयन का, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखें तो पादप कार्य के अंतर्गत भी इसको वर्गीकृत किया गया है। देखिए यदि हम पादप कोशिका की बात करते हैं, आप जानते हो कोशिका किसे कहते हैं, जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो यदि हम पादप कोशिका को देखें तो ये पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका चारों ओर से सेलुलोज नामक पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति के द्वारा इस तरह से ये घिरी रहती है। और कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका झिल्ली चारों ओर से जीवद्रव्य को घेरे रखती है। ये केंद्रीय भाग में केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा एक और कोशिका पाया जाता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। ये पादप कोशिका का मुख्य गुण है, रिक्तिका का पाया जाना प्लांट सेल का मुख्य गुण है। तो रिक्तिका को वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो रिक्तिका में जो पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका रस कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, रिक्तिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ जो जीवद्रव्य के समान होता है उसे कोशिका रस यानी सेल सैप कहते हैं। इसके अलावा जो ये कोशिका रस होता है चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। अब ये जो झिल्ली कहलाती है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट झिल्ली। कौन सी झिल्ली कहलाएगी, टोनोप्लास्ट झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो रिक्तिका में पाए जाने वाले जो कोशिका रस होता है, सेल सैप होता है, इसकी सांद्रता के आधार पर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पादप कार्य के अंतर्गत जो विलयन होता है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी कोशिका रस की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो पहला हम फर्स्ट बात करते हैं, पहला
अल्प पराशरी विलयन। पहला विलयन कौन सा होता है? अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड होता है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन को क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और लास्ट एंड थर्ड प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। तो ये सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं अल्पराशरी। तो अल्पराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि कोशिका रस, कोशिका रस किसे कहते हैं? रिक्तिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका रस या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसे सेल सेप कहा जाता है। इसकी सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया गया है। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस के विलयन की सांद्रता की तुलना में कम होती है, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? अल्पराशरी विलयन कहा जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा आशुद्ध जल। तो जो अशुद्ध जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है या विलायक होता है, अशुद्ध जल होता है या हम विलायक के रूप में कार्य करते हैं, विलायक लेते हैं, तो इसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम होती है, तो जल या विलायक इस प्रकार का विलयन होता है, अल्पराशरी विलयन होता है। सेकेंड है समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है? कोशिका रस में पाए जाने वाले तरल पदार्थ की सांद्रता के समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। तो समपराशरी विलयन का जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आएगा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य की सांद्रता ठीक किसके समान होती है? कोशिका रस के समान होती है, सेल सेप के समान होती है, तो इसे समपराशरी विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट में फाइनल होता है अतिपराशरी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में अधिक होती है, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अतिपराशरी विलयन कहलाएगा या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सेम जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया, यदि हम 1000 ml जल में H2O में यदि हम 500 ग्राम शुगर सॉल्यूशन मिला दें, इसमें चीनी का घोल या चीनी मिला देते हैं, ठीक है, तो ये सांद्र विलयन चीनी का बन जाएगा, ये अतिपराशरी विलयन होता है। तो विलयन 3 प्रकार का होता है। एक वैज्ञानिक हुए थे जिसे हक्सले कहा, H.J. हक्सले। तो H.J. हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, क्योंकि समस्त उपापचय क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, जीवन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है? जीव द्रव्य में संपन्न होती है। और जीव द्रव्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है, और सर्वाधिक मात्रा में जल की मात्रा पाई जाती है। तो ये पादप और जल के मध्य आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, उसके मध्य क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका पादप जल संबंध के अंतर्गत है प्लांट फिजियोलॉजी। फर्स्ट का जो टॉपिक होता है वो पहला होता है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। टॉपिक है आपका यहाँ कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, पारगम्यता, ठीक है। पारगम्यता को इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था, कोशिका किसे कहते हैं? जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। तो पादप कोशिका चारों ओर से कोशिका भित्ति के द्वारा घिरी रहती है। किसके द्वारा घिरी रहती है? कोशिका भित्ति। इसके नीचे क्या पाई जाती है? द्विस्तरीय फोस्फोलिपिड द्वारा निर्मित एक पतली जैविक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो इस कोशिका झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के विलायकों, विभिन्न प्रकार के विलय अणु आदि का, यानी विलायक और विलय अणु का झिल्ली या कोशिका झिल्ली के आर पार आवागमन होता रहता है। यानी कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान का माध्यम होता है वो कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा विलायक या विलय के अणुओं का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कहलाता है। तो पारगम्यता के आधार पर जो कोशिका झिल्ली होती है, विभिन्न प्रकार की झिल्लियां होती है, वो निम्न प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पारगम्यता के आधार पर जो पहली झिल्ली होती है वो होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली यानी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो किसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली? ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक प्लस विलय, ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक प्लस विलय दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं, ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है, परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो पारगम्य झिल्ली का जो एग्जांपल आएगा वो आएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसा आवरण है जिसके द्वारा विलायक और विलय दोनों का अणु आर पार जा सकते हैं, ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। नेक्स्ट होता है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली यानी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली जिसमें ना तो विलायक एवं ना ही विलय दोनों के अणु आर पार नहीं जा सकते, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। तो इसका जो एग्जांपल आएगा वो आएगा क्यूटीन एवं सुबेरिन के निक्षेपण युक्त कोशिका भित्ति। यानी जब कोशिका भित्ति पर क्यूटीन एवं सुबेरिन जैसे जल प्रतिरोधी पदार्थों का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहा जाता है? अपारगम्य झिल्ली कहा जाता है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तीसरी जो झिल्ली होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को शॉर्ट में एसपीएम भी कहा जाता है। ठीक है, एसपीएम कह लो या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो या हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कह लो। अब किसी कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के अणु तो आर पार चले जाते हैं, लेकिन किसके अणु आर पार नहीं जा पाते हैं? विलय के अणु नहीं जा पाते। यानी आधे विलयन के दो भाग होते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो विलायक होता है और दूसरा विलय होता है। तो विलय के अणु तो आर पार चले जाते हैं, लेकिन किसके अणु रुक जाते हैं झिल्ली के द्वारा? विलय के अणु। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम झिल्ली कहलाएगी। यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण देखें, काफी बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के कुछ उदाहरण लिखिए, तो इसमें पहला आएगा सोम कोशिका झिल्ली। जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट होता है सेलोफेन झिल्ली होती है, वो भी किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। एक होता है चर्म पत्र, जिसको परचमेंट पेपर कहते हैं। तो परचमेंट पेपर या जो चर्म पत्र होता है वो भी किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एक होता है नेक्स्ट है बकरे का मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ गोट, वो भी क्या कैसा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इसके अलावा कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण होता है। तो अपने यहाँ कितनी झिल्लियाँ हो गई? 3 प्रकार की झिल्लियाँ हो गई, जिसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या है? कोशिका झिल्ली, सेलोफेन झिल्ली, चर्मपत्र झिल्ली। चर्मपत्र पेपर होता है बकरे का मूत्राशय एवं कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली भी इसके एग्जाम्पल एसपीएम के होते हैं। अब जो चौथे जो इसका प्रकार है, चौथा प्रकार है, वो होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली।
चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के साथ साथ चयनित विलेय के अणु, चयनित में सेलेक्टेड मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलाय के साथ साथ चयनित विलेय के अणु भी झिल्ली के आर पार चले जाते हैं, ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि पादप कोशिका में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको रिक्तिका कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है, और रिक्तिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका रस कहा जाता है, सेल सेप कहा जाता है। तो कोशिका रस चारों ओर से एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, वो झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट झिल्ली। कौन सी झिल्ली कहलाएगी? टोनोप्लास्ट झिल्ली। तो टोनोप्लास्ट झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की झिल्ली होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या एग्जाम्पल आएगा? रिक्तिका में पाई जाने वाली टोनोप्लास्ट है झिल्ली होती है, वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो पांचवा होता है वो होता है विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली। विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसे कहते हैं विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली? यानी कि ऐसी झिल्ली जिसमें विलाय के साथ साथ विलेय के अणुओं का जो परिवहन होता है, विलेय के अणुओं का जो परिवहन होता है वो वाहक अणुओं के द्वारा होता है। वाहक अणुओं को इंग्लिश में कहते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स या चैनल प्रोटीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलाय के साथ साथ विलेय के अणुओं का आगमन किसके द्वारा होता है? या तो वाहक अणुओं के द्वारा होता है या चैनल प्रोटीन के द्वारा होता है। ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली कहलाती है। तो विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली में हम जीवाणु, एक कोशिका में होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवाणु, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अणुओं का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? वाहक अणु या चैनल प्रोटीन्स के द्वारा होता है। तो यह झिल्ली क्या, इनकी जो जीवाणु कोशिका झिल्ली होती है, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है या हरित लवक की झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है, वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? विविधात्मक अवकलनीय झिल्ली पाई जाती है। जैसे जीवाणु कोशिका झिल्ली में एक चैनल प्रोटीन पाया जाता है जिसे पोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पोरिन कहा जाता है। तो पोरिन एक वाहक अणु है, ये कैरियर प्रोटीन होता है, और कैरियर प्रोटीन अपने साथ विलेय के अणुओं को जोड़कर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ले जाने का कार्य करता है। तो ये किस प्रकार की झिल्ली हुई? विविधात्मक अवकलनीय प्रकार की झिल्ली कहलाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंतर्गत ये आ जाता है। तो आज के लिए अपना टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।